हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? मज़े में एकदम। ओके, चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। न्यू पार्ट व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके मैं और आगे क्या क्या समझने वाला हूँ, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हम क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट parameters of covalent bond. Some important parameter of covalent bond, जिसमें से कुछ आपने पहले भी नाम सुने हुए हैं, ठीक है। नंबर 1, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड लेंथ। जो सबसे पहला है वो है बॉन्ड लेंथ। नंबर टू is bond enthalpy, or you can say bond enthalpy, or you can say bond energy. Bond enthalpy or bond energy. Third one is bond angle, or before that I can write bond order also. And fourth is bond angle. ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर हैं: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। बराबर। तो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और यू कैन से दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन, बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में ना। व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड लेंथ? यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जनरली कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। Yes or no? Distance between two nucleus. It is defined as average distance between center of. It is defined as average distance between center of nucleus, average distance between center of nucleus, or you can say कि in a simple words, distance between two nucleus, बराबर। अगर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, बिटवीन और न्यूक्लियस, दोनों का मीनिंग एक ही है, बिटवीन टू atom. Clear? Suppose if I consider AB molecule, एक मैं molecule मान रहा हूँ AB molecule. So this is your A atom and here this is your B atom. बराबर। ये A atom का न्यूक्लियस, ये B atom का न्यूक्लियस, बराबर। तो A atom के न्यूक्लियस से B atom के न्यूक्लियस तक का जो भी डिस्टेंस होगा ना, बराबर, उस डिस्टेंस को मैं कैसे बोलूँगा? इट इज़ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई बिटवीन टू एटम। इन अ सिंपल वर्ड यू विल से कि इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, बराबर। दिस पार्ट इज योर रेडियस ऑफ ए एटम, दिस इज रेडियस ऑफ ए एटम, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा ना, दैट इज रेडियस ऑफ बी एटम। तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी is equal to D, where D is what? RA plus RB, that is distance between two nuclei, or you can say it is also called as internuclear distance. स्टूडेंट्स, इसे ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये बात? बराबर। तो दैट इज व्हाट बॉन्ड लेंथ, जो आपको पहले से पता हो कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बराबर। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी। सो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी को मैं क्या बोल सकता हूँ? बॉन्ड एंथैल्पी को मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी, बराबर। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर
bond energy. When I say bond enthalpy or bond energy, तो क्या होगा? It is the amount of energy. It is the amount of energy required to break 1 mole of covalent bond. It is the amount of energy, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, it is amount of energy required to break 1 mole of bond. It is the amount of energy required to break 1 mole of bond in gaseous state and 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure. Try to understand this. बराबर कि पहले तो वो जो मॉलिक्यूल है ना, वो जो मॉलिक्यूल है जिसका आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, बराबर, मान लो ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल हैज़ टू बी इन गैसियस स्टेट. विदाउट गैसियस स्टेट में बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा. ठीक है, बाद में 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितना भी आप एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. और बॉन्ड एनर्जी उसे मैं बी ई से रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट्स, बराबर, बी ई से मैं रिप्रेजेंट करूंगा. अगर मैं बॉन्ड लेंथ की यूनिट के बारे में बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का यूनिट इज पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम. बॉन्ड लेंथ का यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम. वेर एज बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट मैं लूंगा केजे, दैट इज किलो जूल पर मोल. केजे पर मोल, बराबर. पर मोल क्यों वर्ड यूज किया मैंने? बिकॉज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड. दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड. इफ आई से कि फॉर ए बी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर ए बी बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है और कन्वर्ट करना है ए और बी के फॉर्म में, दोनों को ब्रेक करना है, तो फॉर 1 मोल ऑफ ए बी एनर्जी रिक्वायर्ड इज x किलो जूल पर मोल. तो ये x kg पर मोल क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट कि 1 मोल ए बी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो x किलो जूल है, बराबर. ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे. आपको पहले से पता है रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ, आपको पहले से पता है रिगार्डिंग बॉन्ड एंथैल्पी. तो मुझे चाहिए क्या? मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स which can affect bond length and bond enthalpy. So here, starting with factors affecting bond length and bond enthalpy, or you say bond energy, बराबर. factors affecting bond length and bond energy. So factor number 1, सबसे पहला factor, size of atom. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मान लो एक एटम, जैसे ए और बी में मैं बात कर रहा हूँ, तो ए एटम का साइज़ इतना ही है, बट बी के जगह पे जो मैं सी एटम ले रहा हूँ उसका साइज़ बड़ा है, डी एटम का साइज़ बड़ा है, बराबर. से फॉर एग्जांपल HF, बराबर, HCl, क्लोरीन का साइज, क्लोरीन इज बिगर इन साइज देन फ्लोरीन. दिस इज HCl, HBr और ये HI. सही है, HF, HCl, HBr, HI. तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि साइज ऑफ हाइड्रोजन एटमचा साइज किती? इति. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. आप सामने किसको ले रहे हैं? फ्लोरीन को ले रहे हैं. देखो ये बॉन्ड लेंथ हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया आपका, दिस इज योर क्लोरीन एटम. साइज क्या हो गया? ये हो गया. ये हाइड्रोजन एटम सेम मास, उसका साइज तो चेंज नहीं हो रहा है ना. दिस इज योर ब्रोमीन एटम, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया. हाइड्रोजन एटम, आयोडीन एटम. बात समझ रहे हैं? तो फ्रॉम HF टू HI एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज. व्हाट यू से, क्या बोलते हैं आप? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड लेंथ? कि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा. यस, तो साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बराबर. अब मैं आपको बोलता हूँ कि रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी. Relation between bond length and bond enthalpy. Bond length is always inversely proportional to bond enthalpy.
बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड लेंथ हमेशा इन्वर्स होगा। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसमें कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ कम होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। यू रियलाइज दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। बराबर, आपको समझा बात? हाँ या ना? ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बराबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो या फिर बॉन्ड एनर्जी बोलो या फिर बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, एक ही मीनिंग है। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब सबसे इजीली किसका बॉन्ड ब्रेक होगा, HF या HI? आंसर इज HI। चाय ब्रेक्स इजीली, HI चाय ब्रेक्स इजीली, उसका बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। यू अंडरस्टूड दिस? तो साइज ऑफ एटम जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बराबर, और बॉन्ड एंथैल्पी कम होता जाएगा। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ का सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब कितना मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा बॉन्ड हो गए ना, इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका है सिंगल बॉन्ड, दिस इज योर डबल, व्हाट यू से, दिस इज ट्रिपल। सिंगल टू डबल टू ट्रिपल, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इनका बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे ना स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर अल्केन मॉलिक्यूल्स में, बराबर, प्रैक्टिकल डेटा। डबल बॉन्ड इज 134 पिकोमीटर, 54 माइनस 34 ये 20, 1 ऐड कर दिया तो 120 पिकोमीटर ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है। तो आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन दिख रहा है कि एज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। परफेक्ट। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड। बात समझा? दोनों का तो रिलेशन आपस में इन्वर्स है ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज रिलेशन विथ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बराबर, और यू कैन से नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बराबर, जितने भी मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज है ना इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 पर सेंट मीन्स 100। जैसे हियर आई एम स्टार्टिंग विथ एस पी ऑर्बिटल, ठीक है, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें कितना एस का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ रहेगा, 1, बराबर। आपको याद है ना ये कैसे करते थे हम लोग, दिस इज 1 एस ऑर्बिटल, दिस इज 1 पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल कंबाइन होके गिव यू हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, आंसर इज 2। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 2, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/2 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट, 50%। तो इन केस ऑफ एस पी, बराबर, एस पी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 50%। sp2, 1 s orbital, 1 p orbital, 1 more p orbital, give you how many hybrid orbital, 3 hybrid orbital, बराबर। तो इसमें s कितना इन्वॉल्व हो रहा है, 1, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक s और 2 p, तो टोटल 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/3 इज वॉट, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100, 33%। So in sp2 hybridization, percentage of
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33%. ठीक है, sp3, 1s orbital and 3p orbital. I repeat, 1s orbital and 3p orbital combine together to form 4sp3 hybrid orbital. बराबर. तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल 1, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 25%. क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है, तो ये आप साइड में नोट डाउन करके रखेंगे. बराबर. एक बार फटाफट वापस मैं बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ एस पी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 50. इन केस ऑफ sp2, percentage of s character is 33. In case of sp3, percentage of s character is 25. Correct. तो let us understand कि percentage of s character कैसे अफेक्ट कर सकता है. मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. दिस इज और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. Carbon carbon double bond is sp2 hybridized. Carbon carbon triple bond is sp hybridized. Do you agree with this? Yes. In sp3, percentage of s character is 25%. Here percentage of s character is 33.33 and here percentage of s character is 50. सही है. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25 है, यहाँ पे 33.33 है और यहाँ पे 50 है. बात समझ रहे हैं आपको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? 25, 33.33, 50. नाउ अब बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूँ. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना है? 154 है, 134 है, 120. एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, 25 वाले का बॉन्ड लेंथ है 154, 33 वाले का बॉन्ड लेंथ है 134, 50 वाले का बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर. बराबर. क्या रिलेशन डिराइव कर सकते हैं आप बिटवीन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ? क्या रिलेशन मिल रहा है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है. तो व्हाट इज द रिलेशन? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज. बराबर. एंड बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज. इवन यू कैन रिलेट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड विथ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, कि अगर कहीं पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है, सिंगल का डबल, डबल का ट्रिपल, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है. आया समझ में आपको बात? क्लियर हुआ? ये मैंने एक ही पॉइंट को दो अलग अलग तरीके से समझाया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के फॉर्मेट में एज वेल एज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के फॉर्मेट में. क्लियर? ठीक है. तो दिस आर द सर्टेन फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड एंथैल्पी. ये कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी को. ठीक है. नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाला देयर इज वन मोर फैक्टर, दैट इज रेजोनेंस. बट रेजोनेंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. एकदम एंड में, जब सारी थियरीज हमारे खत्म हो जाएंगे ना, तब हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रेजोनेंस. नेक्स्ट पार्ट इज, आई विल मार्क इट एज 1 2 3 रोमन वाला. ठीक है. 1, दिस इज 2 एंड दिस इज योर 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? बराबर. ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. थर्ड फैक्टर, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर. व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज actual number of bonds. What do you mean by bond order? Bond order is actual number of bonds present between two atom. Actual number of bonds present between two atom in a molecule. Between two atom in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में जो एक्चुअल बॉन्ड होगा ना, उसके बारे में बॉन्ड ऑर्डर बताता है. जैसे अगर मैं बोलूँ फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, तो इन केस ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू फ्लोरीन एटम. बोलो हाँ या ना? सही है. सिंगल बॉन्ड है दो फ्लोरीन एटम के बीच में, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है.
सिंगल है ये सिंगल का मतलब अकेला नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों सिंगल. सो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1. बात समझा? O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बराबर. there is double bond between two oxygen atom. there is double bond between two oxygen atom. तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 आएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या सजेस्ट करेगा मुझे? बॉन्ड ऑर्डर 2 मुझे सजेस्ट करेगा कि दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं. N ट्रिपल बॉन्ड N बराबर. तो देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम एंड देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3. ठीक है. और मैं एक और पॉइंट आपको बोल के रखता हूँ, बट ये डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. स्टूडेंट्स सुना है ना? सुना है. यस हाँ सुना है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं ना आपस में, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है? सेम होता है. क्लियर? समझा ये बात? क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ वन, बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल. ना इफ आई डिफाइन बॉन्ड एंगल ना, तो मैं बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करूंगा कि बॉन्ड एंगल इट इज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स. एंगल बिटवीन the orbitals, or you can say angle between the hybrid orbitals. बराबर. Orbitals containing bonding electron pair around the central atom. Bonding electron pair around दी सेंट्रल एटम. सिंपल से वर्ड में बोलूँ आपको, सिंपल से वर्ड में अगर समझाऊँ ना स्टूडेंट्स, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये बी एटम है बराबर. ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सेंट्रल एलिमेंट है. इनके बीच में ये जो एंगल है ना, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. यस डेफिनेशन भी वही बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल इट इज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के अराउंड बराबर. ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है, ये एंगल को ही हम लोग नाम देते हैं. यस बॉन्ड एंगल का नाम देते हैं. क्लियर? दिस इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल बिटवीन B A B. यू रियलाइज? बात समझा आपको मेरा? ठीक है. नाउ अच्छा फटाफट मुझे एक बार वापस रिकॉल कराओ जरा रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. डू यू रिमेंबर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में मैंने आपको बोला था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में कि if it is sp3 na, if it is sp3 then percentage of s character is 25, and if it is sp the percentage of s character is 50, and if it is sp2 then percentage of s character is 33.33. याद है? यस परफेक्ट. ठीक है. चलो देख लेते फटाफट बॉन्ड एंगल से कैसे रिलेशन मिल रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को लेके. ठीक है. This is your carbon single bond, carbon double bond, carbon triple bond. ठीक है. Now you tell me percentage of S character. Hybridization ले लूँ पहले. Carbon single bond is sp3, double bond is sp2, triple bond is sp. So here percentage of S character is 25. Your percentage of S character is 33.33.
एंड योर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 50। सर आप क्या बता रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे अफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल को। सर एक ही फैक्टर है क्या? नहीं, देर आर मेनी फैक्टर्स, बट अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो इट इज 25 33.33 और ये क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, चलो मान लिया। नाउ टेल मी अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ। सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 154, कॉपी मारो उधर से 154, दिस वन इज 134 बराबर 54 माइनस 34 120 पिकोमीटर। डू यू रिमेंबर? यस यस। बॉन्ड एंथैल्पी रिवर्स, बॉन्ड लेंथ का रिवर्स इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, 300 600 800 अप्रॉक्स वैल्यूज बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है बराबर। एग्जैक्ट इट इज़ अराउंड 284, तो मैं उसे 300 बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरे को 680 के आसपास है, मैं 600 या 700 बोल दूँ। नेक्स्ट इज अराउंड 900। ठीक है, बट ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर बोल दो ना एक बार। बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल यानी 1, डबल यानी 2, ट्रिपल यानी 3। ओके ओके, नाउ इट कम्स टू बॉन्ड एंगल। इन केस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल bond angle is 109 डिग्री। याद आया कुछ? डबल बॉन्ड के केस में एंगल इज अराउंड 120, ट्रिपल बॉन्ड के केस में एंगल इज अराउंड 180 डिग्री। ठीक है, सब कुछ डेटा मैंने प्रैक्टिकल डेटा सामने दे दिया। अब मैं सब के बीच में रिलेशन डिराइव करूंगा। सबसे पहला मैं रिलेशन बोलना चाहता हूँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड एंगल। एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, percentage of s character increases, percentage of s character increases, bond angle also increases. Do you agree with this? Yes yes yes, आप एग्री कर रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बराबर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। अब ये सारे पार्ट को मैं समराइज कर रहा हूँ जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये मेरे लिए। ठीक है ना, कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं देखो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे मिनिमम है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिनिमम है, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है। देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल ऑल्सो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, बात समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? बॉन्ड एंगल को आई कैन राइट इट एज बी ए ऑल्सो। ठीक है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है सर, ये क्या करेंगे? ये यूज करेंगे आगे चल के टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड टू अंडरस्टैंड बेंट रूल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की हेल्प से बराबर, और यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ एस। व्हेन आई से फ्रैक्शन ऑफ एस ना, मतलब विदाउट परसेंटेज की हेल्प से आई कैन फाइंड आउट थीटा, दैट इज एंगल बराबर। तो एक्चुअली हम लोग थियरी में क्या करते हैं? थियरी में हम लोग ऐसे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और उसके बाद एंगल बताते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं sp हाइब्रिडाइज्ड, तो आप मुझे तुरंत बोलेंगे सर लीनियर मॉलिक्यूल एंगल 180 डिग्री। मैंने बोला sp2 हाइब्रिडाइज, आप बोलेंगे सर दो ऑप्शन है, इफ इट इज प्लेनार देन इट इज 120 डिग्री, एंड अगर प्लेनार नहीं बेंट है तो एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। प्रैक्टिकली क्या होता है? साइंस प्रैक्टिकली क्या करता है? साइंस प्रैक्टिकली उल्टा करता है। पहला वो क्या करता है? फ्रैक्शन ऑफ एस ढूंढ के निकालता है बराबर। एंगल की हेल्प से ना आप फ्रैक्शन ऑफ एस ढूंढ के निकालता है एंगल की हेल्प से बराबर। एक बार एंगल है, एंगल से मैं फ्रैक्शन ऑफ एस निकालूंगा, फ्रैक्शन ऑफ एस के बाद वो हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला फॉर दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1 और p minus 1 upon p. This is the formula. Cos theta is equal to s upon s minus 1 or p minus 1 upon p.
बराबर। ये फॉर्मूले में s का मतलब क्या है, s का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ s ऑर्बिटल, फ्रैक्शन ऑफ s, p का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ p, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ s बढ़ेगा तो थीटा डेफिनेटली बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ s बढ़ेगा तो थीटा डेफिनेटली बढ़ेगा। इफ़ यू पुट फ्रैक्शन ऑफ s 0.25 तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी वो चेक करना। इफ़ यू पुट फ्रैक्शन ऑफ s 0.5, ठीक है, तो आपको थीटा का एक दूसरा वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू आपके एंगल से मैच करेगा। आपको बात समझा मेरा, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, आया समझ में। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्लियर। Now, after understanding the relation between percentage of S character and bond length, bond enthalpy, bond order, bond angle, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे बेंट रूल के बारे में। बेंट रूल व्हाट सेज, बेंट रूल का ऐसा बोलना है कि more electronegative atom attach itself, more electronegative atom attach itself more electronegative atom attach itself to hybrid orbital, containing less percentage of S character, or you can say more percentage of P character, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि क्या बोलना चाहता है एक्चुअली बेंट रूल। बेंट रूल ने क्या बोला कि मॉलिक्यूल में जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है तो अपने आप को उस बॉन्ड पे ही अटैच करना चाहता है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ही अटैच करना चाहता है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिनिमम हो, और यू कैन से परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मैक्सिमम हो, क्योंकि एस और पी का तो आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, एक ज़्यादा तो एक कम, बराबर। आपको समझा ये बात, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मान लो मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, बराबर। दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बराबर। दिस इज और मीथेन मॉलिक्यूल वेयर दिस एंगल, if you remember, this angle is 109 degree 28 minutes everywhere, all angles, all HCH, बराबर, जितनी भी HCH है ना वहाँ पे HCH, their bond angle is 109 degree 28 minutes, बराबर। उनका जो बॉन्ड एंगल है ना वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। मैंने क्या किया, इन दिस मीथेन मॉलिक्यूल, सपोज मैंने 2 हाइड्रोजन एटम को एज इट इज़ रखा, बाकी के रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अब जब मैं फ्लोरीन एटम से उनको रिप्लेस कर दूंगा ना तो डेफिनेटली उनके एंगल्स में चेंजेस आएंगे, उनके एंगल में, उनकी लेंथ में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। बेंट रूल ने क्या बोला कि फ्लोरीन अपने आप को उस जगह पे अटैच करेगा, बराबर, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच हो जाएगा जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, बराबर। मतलब फ्लोरीन अगर यहाँ पे अटैच है तो मैं क्या बोलूँगा कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मैक्सिमम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बराबर। आप फ्लोरीन के बारे में खाली इतना सोचो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वहाँ पे अटैच हो रहा है। फ्लोरीन कहाँ पे अटैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, उस जगह पे अटैच हो रहा है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मैक्सिमम। यू रियलाइज, यस, if percentage of p character is maximum then percentage of s character is minimum, what you say, हाँ या ना। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे मैं समझाता हूँ कि मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। ये एंगल को मैं बोलूँगा θ1, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ θ2, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ θ3। इनके बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है बिटवीन θ1 θ2 θ3 तो मैं रिलेशन कैसे
फाइंड आउट करूँगा। देखो, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मैक्सिमम, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिनिमम। इस फ्लोरीन के बारे में आप क्या बोलेंगे? यस, यहाँ पे भी क्या होगा? परसेंटेज ऑफ पी मैक्सिमम, व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम। ठीक है, what is the relation between percentage of s character and bond angle? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन था? याद करो, कमॉन 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 कमॉन। यस आ रहा है, पक्का करेक्ट। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मैंने क्या लिखा? मिनिमम, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? मिनिमम। ये दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों जगह पे दोनों फ्लोरीन एटम्स, ये FCF बराबर, ये FCF का एंगल जो है θ3 बराबर, वो θ3 एंगल है बिटवीन टू फ्लोरीन एटम, और उन दोनों फ्लोरीन एटम, वो दोनों फ्लोरीन एटम उस ऑर्बिटल के साथ अटैच है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच है जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस इज मिनिमम। तो मैं बोलूँगा ये जो θ3 है ये एंगल मिनिमम होगा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और परसेंटेज ऑफ पी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, कुछ अलग मत सोचो, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से देखो। ठीक है, तो ये एंगल क्या हुआ? FCH। अब ना मुझे कंपेयर करना है θ3 और θ2 के एंगल के बीच में। θ3 वो एंगल है जो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के बीच में है, जहाँ पे दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम है। θ2 इज दैट एंगल विच इज बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एक फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। एक जगह पे परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम है, एक जगह पे परसेंटेज ऑफ एस मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली θ2 का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन θ3। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। θ3 ना दो परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम के बीच का एंगल है। θ2 एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम के बीच का एंगल है, वेरस θ1 के केस में दोनों जगह पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मैक्सिमम है। तो अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मैक्सिमम होगा तो एंगल ज़्यादा ही आएगा ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन θ1, θ2 एंड θ3। सो विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल मैं लेंथ के बारे में भी बात कर सकता हूँ, मैं एंगल के बारे में भी बात कर सकता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हुआ आपको ये एग्जांपल कि बेंट रूल ने क्या बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है बराबर, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा वहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिनिमम मानना है, बस ये समझ लो। मैंने वही किया, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम माना, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस मिनिमम माना बराबर। फ्लोरीन के कंपेयर में हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो वहाँ पे उसका कैरेक्टर मैक्सिमम माना। क्लियर हुआ मेरा बात? यू रियलाइज दिस? ठीक है, विल डू मोर एप्लीकेशंस ऑफ बेंट रूल, बट बिफोर दैट आवर नेक्स्ट पार्ट इज equivalent and non-equivalent hybrid orbital. Now what is the meaning of this equivalent and non-equivalent hybrid orbital? ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन में देखूँ तो दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास बराबर। मैं दो टाइप में हाइब्रिडाइजेशन डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक में मैं हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूँ sp, sp2, sp3, sp3d2। सेकेंड टाइप में मैं हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूँ sp3d, sp3d3। ठीक है बराबर। ये मैंने कैसे डिवाइड किया है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के लेंथ के, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंगली, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली। एक्चुअली sp3d और sp3d3 जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, दे आर ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स। दे आर ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑलवेज मतलब कि इनके अंदर जितनी भी बॉन्ड लेंथ होंगे सब बॉन्ड लेंथ एक जैसे नहीं होंगे। वो
बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस हमेशा रहेगा. इफ यू रिमेंबर एक्सेल एंड इक्वाटोरियल, वो वर्ड कहाँ पे आए थे? एक्सेल और इक्वाटोरियल. कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आए थे? PCl5. PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d. यस, sp3d. IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d3. तो sp3d एंड sp3d3 ऐसे हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लेंथ होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती. कुछ इक्वाटोरियल में होते हैं, कुछ एक्सेल में होते हैं. उनकी लेंथ में डिफरेंस रहता ही रहता है. ठीक है. वेयर एज sp2 sp3d2 में देर आर फर्दर टू पार्ट्स. sp2 sp3d2 if they are substituted with same atom. स्टूडेंट्स, if they are substituted with same atom, मतलब जो बॉन्ड लेंथ के एटम है ना वो सब एक जैसे हैं. तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, बराबर. तो ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, यू कैन से ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल. तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ sp2 sp3d2, if all subsequent are same, बराबर. मतलब कार्बन है, कार्बन बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन, बराबर. कार्बन में मीथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, बराबर. कार्बन बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन, ऑल सब्सिट्यूएंट्स आर सेम. तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर सेम. मैं ऐसा मान लूँगा 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सेम होगा. ठीक है. ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर सेम. तो मैं बोलूँगा ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ methane molecule. This is an example of equivalent hybrid orbital. But if all substituents are not same, बराबर, लाइक मान लो कि मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लूँ CHHHCl. एक H की जगह मैंने एक Cl ले लिया, तो नो डाउट हियर ऑल्सो कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बट 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भले एक जैसा होगा, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का तो बॉन्ड लेंथ अलग हो गया ना. समझा आपको? तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमेशा नॉन इक्विवेलेंट होते हैं. क्योंकि इनके बारे में तो मैं समझ गया कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 sp3 sp3d2 और सारे सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, तो उनकी जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इक्विवेलेंट हैं, एक जैसी हैं. बॉन्ड लेंथ उनमें एक जैसा मिलेगा, एंगल एक जैसा मिलेगा, बराबर. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है. बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसा रहेगा, बात समझ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा रहेगा. ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास sp2 sp3 sp3d2 ही है, बट उनमें ना सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग अटैच है, लाइक ये CHCl. तो अब CH और CCl का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो अलग आएगा, वहाँ जो एंगल होगा वो अलग आएगा. तो ये ऑर्बिटल को हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हैं, बट इनके जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, वो एक जैसे नहीं आएंगे. क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है. थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि अगर sp3d या sp3d3 है तो इट इज़ ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. वो हमेशा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगा. उसमें सब्स्टिट्यूएंट सेम हो या अलग हो, काही फर्क पड़त नहीं. दे आर ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्लियर? आया बात समझ में? ठीक है. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि sp3d sp3d3 ऑलवेज फॉर्म नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. और जनता के सवालों का जवाब भी मिलेगा लोन पेयर और एंगल्स के रिलेटेड. अगर आपको याद हो तो मैंने हाइब्रिडेशन में कहीं कहीं पे आपको ऐसा बताया था कि ये लोन पेयर यहाँ पे ही रखना है. ठीक है. और मैंने बोला था रीज़न विल लेट यू नो. तो अभी मैं आपको बताऊंगा. नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, योर फर्स्ट वन आई एम स्टार्टिंग विथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन.
sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आप कैसे भी अटैचमेंट ले रहे हो, सब्सिट्यूएंट सेम हो नहीं सेम हो, दे ऑलवेज फॉर्म नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एग्जाम्पल इज PCl5 मॉलिक्यूल, बराबर। ये फॉस्फोरस एटम हो गया, दिस इज क्लोरीन एटम नंबर 1, क्लोरीन एटम नंबर 2, क्लोरीन एटम नंबर 3, क्लोरीन एटम नंबर 4, एंड दिस इज क्लोरीन एटम नंबर 5। ठीक है, दिस इज योर PCl5 मॉलिक्यूल। ये जो है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, दिस वन इज ऑल्सो इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो sorry, not, this is not, this is axial, this one is axial. There are 3 equatorial bond and 2 axial bonds, बराबर। ये आपका सेंट्रल एटम कुछ भी हो सकता है वो, तो there are 3 equatorial bond, बराबर। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है मेरे पास और 2 एक्सियल बॉन्ड है मेरे पास। There are 3 equatorial bond and 2 axial bond, where axial bond का bond angle if you remember, तो this angle is 90 degree, बराबर, and equatorial bond का bond angle is around 120 degree, equatorial है ना। तो ये पूरा प्लेन में ऐसे तीन बॉन्ड बन गया है, 1 2 3 ऐसे, 1 ये 2 और तीसरा जो मेरी तरफ आ रहा है, तीसरा जो थर्ड मेरी तरफ आ रहा है, 120 120 120, फिर ऊपर है और नीचे, बराबर। ये अरेंजमेंट है इसका। ये चाहिए तो आप इधर ऐसे ऐसे दिखा दो, और ये पीछे की तरफ से जा रहा है, ये बॉन्ड पीछे, मतलब पीछे नहीं, ये नीचे की तरफ है, बराबर। देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 2 एक्सियल बॉन्ड। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जिनका एंगल 120 डिग्री होगा, 2 एक्सियल बॉन्ड जिनका एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड को इफ आई कंपेयर ना, तो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो भले मैं सब्सिट्यूएंट सेम रखूँ या अलग रखूँ, इन बोथ द केसेस एक्सियल बॉन्ड जो होगा वो मेरा बड़ा ही होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। आया समझ में आपको ये बात? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ठीक है, बराबर। नाउ एंड इट इज ड्यू टू रिपल्शन, हाँ, इट इज ड्यू टू रिपल्शन। वो रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, दूर हो रहे हैं। ठीक है, इफ आई कंपेयर, अगर मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ PCl3F2, एग्जांपल ऑफ PCl3F2, बराबर। अच्छा, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है, अगर मैं आपको चलो PCl5 में ये एग्जांपल समझा देता हूँ पहले। इसका एविडेंस ऐसा भी है हमारे पास कि when PCl5 is heated, it gets converted into PCl3 plus chlorine molecule. It gets converted to PCl3 along with chlorine molecule. मतलब डेफिनेटली 2 क्लोरीन का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना। वो 2 क्लोरीन का बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ? बराबर, वो 2 क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ एक्सियल से। इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। यू रियलाइज दिस? मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बराबर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा ना। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो मैं बोलूँगा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है ना, बराबर। और बॉन्ड एंगल के बारे में आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा, उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या होगा? कम होगा। सब उल्टा सोचो। बॉन्ड टूट रहा है मतलब वीकर है। एक्सियल बॉन्ड टूट रहा है, बराबर, एक्सियल टूट रहा है यानी वीक है। इक्वेटोरियल टूटता तो 3 क्लोरीन बाहर आ जाते, ऐसे तो Cl2 ही आ रहा है, यानी एक्सियल बॉन्ड टूट रहा है, मतलब एक्सियल बॉन्ड क्या है? वीकर है। अगर एक्सियल बॉन्ड वीकर है तो मैं क्या सोचूंगा कि उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बराबर, इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है मतलब उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम होगा। उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या होगा? कम होगा। आप ऐसे सोच सकते हो इन दिस वे। रिवर्स आके सोचो,
क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है ना। इन केस ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल, ये एविडेंस है मेरे पास PCl5 मॉलिक्यूल में कि ये फॉस्फोरस क्लोरीन एटम नंबर 1, क्लोरीन एटम नंबर 2, क्लोरीन एटम नंबर 3, क्लोरीन एटम नंबर 4, क्लोरीन एटम नंबर 5, बराबर, जहाँ पे PCl एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इज 240 पिकोमीटर, बराबर, एंड PCl इक्वाटोरियल का बॉन्ड लेंथ इज 200 पिकोमीटर. दिस इज 240, दिस इज 200. ठीक है. एंड whenever ऑल सब्सिट्यूएंट्स आर सेम, जब भी इसमें सारे सब्सिट्यूएंट सेम होंगे ना, तो उस केस में एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 में PCl3F2. अब क्वेश्चन इज फ्लोरीन को अटैच कहाँ पे करें. फ्लोरीन के लिए ना मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फ्लोरीन एक्सियल पे आएगा या फ्लोरीन इक्वाटोरियल पे आएगा, बराबर, आइदर एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन. तो बेंट रूल सेज अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, याद है आपको, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचेस इटसेल्फ to hybrid orbital, to those hybrid orbital which contain less percentage of S character, more percentage of P character. ठीक है, बराबर. तो फ्लोरीन यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूंगा, या फिर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कम एट एक्सियल पोजीशन. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होता है. सर कैसे? ऐसे, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 क्लोरीन, कहाँ से ब्रेक हुआ? एक्सियल से, मतलब बॉन्ड वीकर है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है. बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम, इट मीन्स बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल कम, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी कम. बस दैट्स इट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी अटैच्ड एट एक्सियल पोजीशन. तो अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 1, बराबर, दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 2. ये फ्लोरीन कहाँ पे आएगा? ये फ्लोरीन आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे. ठीक है. तो इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करना है तो सबसे पहला प्रेफरेंस कहाँ पे देना होगा? एक्सियल पोजीशन पे, बिकॉज वहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज लो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनता है ना, विद द हेल्प ऑफ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसमें ऐसे इन्वॉल्वमेंट होती है sp2 और pd, sp2 एंड pd. ये जो sp2 1s2p, ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, बराबर, ये इक्वाटोरियल के प्लेन में आ जाते हैं, बराबर, और ये जो p और d वाला है ना, ये एक्सियल के बॉन्ड को बनाने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ से मुझे पता ही चल जाएगा कि एक्सियल वाली पोजीशन पे बॉन्ड एंगल जो है वो कम ही रहेगा. ठीक है, 90 डिग्री, बराबर. और d जो इन्वॉल्व होता है ना, दैट d इज dz². Remember this, in sp3d hybridization that d involved is dz². तो दिस इज फर्स्ट केस, बराबर, जो मैंने आपको PCl3F2 के एग्जाम्पल से समझाया. इसी में मैं तीसरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, SF4. इफ यू रिमेंबर, SF4 सेंट्रल एटम सल्फर अंडरगोज sp3d hybridization. Sulfur belongs to group number 16. 6 valence electron, out of that 4 are bonded, 2 left, 4 plus 1. 2 left, any one lone pair, 4 plus 1 sp3d. याद आया कुछ? बराबर. इसमें मैंने आपको बताया था ये सीसॉ शेप टाइप दिखता है. अब मैं बात कर रहा हूँ लोन पेयर के बारे में. जैसे मैंने बात किया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में, वैसा मैं बात कर रहा हूँ लोन पेयर. लोन पेयर के लिए क्या सजेशन दिया गया है? लोन पेयर के लिए, लोन पेयर ना इलेक्ट्रॉन बहुत रख रहा है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन उसका इज इलेक्ट्रॉन रिच इन डेंसिटी, बराबर.
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे सब वर्ड में यूज कर रहा हूँ उसके लिए। एंड इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑल्सो, सेंट्रल एटम के पास ना ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। एंड दैट इज़ अ रीज़न दैट लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन, शुड बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन। लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पे रखना है, बराबर, सेंट्रल एटम के पास, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बराबर। और अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा तो ये सल्फर हो गया, दिस इज फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा सबसे पहले अपनी जगह, एक्सेल पे ऑक्यूपाई करेगा। रिमेनिंग फ्लोरीन कहाँ पे आ जाएंगे, रिमेनिंग फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है ना, दो ही फ्लोरीन का ऑप्शन था उधर, तीसरा होगा तो उसे एनी हाउ इक्वेटोरियल पे आना ही पड़ेगा। लोन पेयर के बारे में आप ये सोचो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मैं कहाँ पे रखूँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज यानी कहाँ पे, वो होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बराबर। क्लोज यानी कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, जहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो। जहाँ अगर आप एक्सेल पे रख दोगे तो एक्सेल का तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, दूर चला जाएगा। लोन पेयर कहाँ होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास होना चाहिए, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिले और वो न्यूक्लियस को क्लोज रहे, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि इन केस ऑफ SF4 मॉलिक्यूल लोन पेयर इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 4, SF4 के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो HCF2 मॉलिक्यूल, HCF2 मॉलिक्यूल 3 लोन पेयर 1, बराबर, लीनियर स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो अगेन आप चेक कर लो, अब यहाँ पे आपको क्लियरली सारी बातें समझ में आएंगी। 2 फ्लोरीन दोनों एक्सेल पोजीशन पे रख दिया, बाकी के सारे लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रख दिया, बराबर, जिससे रिपल्शन एकदम मिनिमाइज हो गया। सी दिस, तो पोजीशन क्या क्या मिल गई, लोन पेयर इज ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी प्लेस्ड एट एक्सेल पोजीशन, ठीक है। अगर वेरिएशन में और देखूं तो मेरे पास वेरिएशन है डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड भी आ सकता है। डबल बॉन्ड आपको कैसा लगता है, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, बराबर, उन्हें हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एग्जाम्पल इज XeO2F2, बराबर। सबसे पहले तो ये समझ लो इसके बारे में, ज़ेनॉन इज सेंट्रल एलिमेंट, ऑक्सीजन टर्मिनल है, फ्लोरीन भी टर्मिनल है। ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना बच रहा है, Xe का स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा तो डबल बॉन्ड हो, फ्लोरीन फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, जेनॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 18। हाउ मेनी वैलेंस, 8। कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 - 6 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, ठीक है। चलो, इस स्ट्रक्चर में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास डबल बॉन्ड भी है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास लोन पेयर भी है। अब कैसे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, कैसे पॉइंट है बेंट रूल के, बराबर। बेंट रूल ने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ पे होगा जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, बराबर। लोन पेयर डबल बॉन्ड वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अच्छा हो, मैक्सिमम हो मतलब। इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज मिनिमम एट इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन पे, एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज मैक्स एट इक्वेटोरियल। तो XeO2F2 मॉलिक्यूल में ऐसे ट्राई करूंगा कि ये Xe हो गया, ये उसका एक्सियल पोजीशन हो गया, दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 1, दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 2, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड हो, ये हो गया डबल बॉन्ड हो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये हो गया एक लोन पेयर, दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये उसका परफेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं ले सकते, फ्लोरीन को इधर नहीं ले सकते, पूरा रूल के अकॉर्डिंग है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दिए रिगार्डिंग कि वाई लोन पेयर डबल बॉन्ड आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्यों मैंने वहाँ पे सारे स्ट्रक्चर में sp3d के लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही प्लॉट किया था। आपको समझा ये बात, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है ना।
तो इट इज़ ऑल रिगार्डिंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इन sp3d3 hybridization, again there are two bonds, axial and equatorial. If you remember, axial angle is 90 degree, equatorial angle is 72 degree, बराबर। अब जहाँ पे एंगल कम है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा, मतलब ये बातें वहाँ पे उल्टी हो जाएंगी, बराबर। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर मुझे लोन पेयर रखना है, बराबर, तो लोन पेयर कहाँ पे रखना होगा, इक्वेटोरियल पे या फिर एक्सियल पे? आंसर इज एक्सियल पे। आप पूछेंगे क्यों? बेंट रूल ने क्या बोला था? बेंट रूल ने बोला था कि अगर लोन पेयर है, बराबर, तो दैट शुड बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो आपको तो लोन पेयर कहाँ ढूंढना है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा। एक्सियल, यहाँ एंगल 72 डिग्री है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी कम है। यहाँ एंगल 90 डिग्री है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आप लोन पेयर कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। डबल बॉन्ड कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आपको विजुअलाइज करना होगा ना स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल आप विजुअलाइज करोगे IF7 के बाद XCF5 माइनस का, आफ्टर IF7 XC IF7 is there, बराबर। दिस इज आयोडीन, फ्लोरीन एटम 1, फ्लोरीन एटम 2, फ्लोरीन एटम 3, फ्लोरीन एटम 4, फ्लोरीन एटम 5, बराबर, ये 6 और ये 7। एंड XCF5 माइनस में क्या बताया था मैंने? XCF5 माइनस में दिस इज XC, फ्लोरीन एटम 1, फ्लोरीन एटम 2, फ्लोरीन एटम 3, फ्लोरीन एटम 4, फ्लोरीन एटम 5, बराबर। दिस इज लोन पेयर नंबर 1, दिस इज लोन पेयर नंबर 2। इफ यू रिमेंबर, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो लोन पेयर कहाँ पे प्लेस कर दिया गया है? एक्सियल में, ठीक है। तो पॉइंट्स को बाय हेड मत करना, रियलाइज करना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे क्यों रखा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रहना पसंद है? जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा। लोन पेयर को क्यों रखा? क्योंकि जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए। डबल बॉन्ड को क्यों रखा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Now we are going to discuss regarding the more factors which can affect bond angle, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल की अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है, रिलेट करने वाले कौन से फैक्टर है। तो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for bond angle, factors responsible for bond angle, where factor number 1, बराबर, जहाँ पे सबसे फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ H2O, H2S, H2SE, H2T, these are the hydrides of group 16 elements. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये उनके हाइड्राइड्स हैं। अगर मैं इनके एंगल के बारे में बात करूँ ना स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ बॉन्ड एंगल का। वाटर के केस में दैट एंगल इज अराउंड 104 डिग्री के आसपास। H2S के केस में दैट एंगल इज अराउंड 92 डिग्री के आसपास। H2SE के केस में दैट एंगल इज 91 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन एंगल फ्रॉम ऑक्सीजन टू, फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड अगेन फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा है। ओवरऑल देयर इज अ डिक्रीज, अगर आप उनके साइज के बारे में देखेंगे तो दिस इज योर ऑक्सीजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 1, दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 2, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, बराबर, ऐसे ऑक्सीजन एटम। ये मानेंगे कि ये आपका सल्फर एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम नंबर 1, ये आपका हाइड्रोजन एटम नंबर 2, ठीक है। ये मानेंगे आपका ये सेलेनियम है,
this is hydrogen atom number 1, this is hydrogen atom number 2. This is your tellurium, hydrogen atom number 1, hydrogen atom number 2. ठीक है, तो what it suggest, पॉइंट क्या बोलता है कि as the size increases, बराबर, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, बराबर. एज द साइज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. डू एग्री विद दिस? जैसा जैसा साइज बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जा रहा है, बराबर. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, बराबर. एंड देयर इज repulsion in bond pair also decreases. There is repulsion in bond pair also decreases, बराबर. यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज आप ऐसे सोचो, ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से देयर विल बी ग्रेट रिपल्शन, देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन एटम. ये दोनों बॉन्ड के बीच में ना रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये एंगल ज़्यादा करेगा अपने आप को उनके रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए. वेरएज इन दिस केस साइज ना ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम का बड़ा है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो वो ऑलरेडी क्या हुआ, दो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम हो गया, बराबर. और जब रिपल्शन कम हो जाएगा तो अपने आप एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. आपको ऐसा सोचना है. क्लियर? इन अ सिंपल वर्ड आप क्या याद रखेंगे कि एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बराबर. बाकी और किसी बात का डिफरेंस नहीं है. बाकी सब में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, दे ऑल हैव टू लोन पेयर्स. सबके पास दो लोन पेयर है, बराबर. दो हाइड्रोजन से भी अटैच है. सिर्फ डिफरेंस इसी बात का आ रहा है कि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ते जा रही है, बराबर. सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, बराबर. वो जो दो बॉन्ड को रिपेल कर रहे थे ना, वो दोनों बॉन्ड अब एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, पहले के कंपेयर में कम रिपेल कर रहे हैं. नंबर 2, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. ऑलरेडी मैंने बताई दी आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बारे में कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसा वैसा बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा. एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज. थर्ड इज नंबर ऑफ लोन पेयर. इन केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये थोड़ा ध्यान देना, आप सेम हाइब्रिडाइजेशन में बात कर रहा हूँ मैं. अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, बराबर, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा वैसा वैसा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा. ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सेंट्रल एलिमेंट सब अलग अलग हैं. ठीक है, टर्मिनल भी अलग अलग है. तो इसमें आप क्या सेम समझ रहे हो, इसमें आप समझ रहे हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, all are sp3 hybridized. Methane contain 0 lone pair, ammonia contain 1 lone pair, oxygen contain 2 lone pair. ठीक है, ये एंगल है 109 डिग्री, अप्रो 128 मिनट्स भी है साथ में. ये एंगल है 107 डिग्री, ये एंगल है 104 डिग्री. सो डोंट यू थिंक नंबर ऑफ लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल कम होते जा रहा है? क्यों कम होते जा रहा है? लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता जा रहा है. रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा. रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा. ऐसा सोचना है. क्लियर हुआ ये बात? वेरएज पॉइंट नंबर 4 इज विथ साइज ऑफ टर्मिनल एटम. साइज ऑफ टर्मिनल एटम, अगर मैं बोलता साइज ऑफ टर्मिनल एटम के बारे में, तो एज द साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो डिक्रीज होगा. बिकॉज साइज इज ऑलवेज इन्वर्सली रिलेटेड with electronegativity. Size of terminal atom increases, electronegativity of terminal atom decreases. बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ना वो टर्मिनल एटम का
कम होता जाएगा। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम इज इन्वर्सली रिलेटेड विद बॉन्ड एंगल। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम कम होता जाएगा तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सो इफ आई कंपेयर PF3 विथ PCl3 विथ PBr3, बराबर, सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस और टर्मिनल एटम इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम क्या हो रही है? कम होते जा रही है। टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रहा है, बराबर। तो बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। आ रहा है समझ में बात? ठीक है ना। तो PBr3 सबसे बड़ा है साइज में, PCl3 उससे छोटा। अगर आप प्रैक्टिकल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 97 डिग्री, इट इज़ अराउंड 100 डिग्री, दिस इज़ अराउंड 101 डिग्री। और अगर मैं PI3 भी ले लेता हूँ तो इट इज़ अराउंड 102 डिग्री। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे रहेंगे, बट दिस इज़ द रेंज। क्लियर कि टर्मिनल एटम का साइज़ जितना बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना बढ़ेगा, बट सेंट्रल एटम का अगर साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि इस केस में रिपल्शन कम होती है और इस केस में टर्मिनल एटम के साइज़ बढ़ने की वजह से रिपल्शन बढ़ती है। साइज़ बढ़ रहा है ना, बराबर। अब ऐसे आएंगे तो क्या होगा? उनको एक दूसरे को दूर जाना ही पड़ेगा। रिपल करेंगे अगर तो उनको, अगर ये एंगल है उनके बीच में, ये PI1 ये PI2, बराबर। अगर ये साइज़ है, अब साइज़ ये मान लो ये CL का साइज़ है, अब ये हो गया BR, उससे बड़ा एटम है वो, बराबर। तो इनको क्या होगा? दूर जाना पड़ेगा ना। दूर जाएंगे तो ये जो एंगल है ये, बराबर, ये BR के केस में ये एंगल मुझे क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इस केस में एंगल क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ऐसा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो इन सब बातों को रिलेट कर पाए। क्वेश्चन ऐसा है कि मुझसे पूछा है कि मान लो which of the following compound एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो सारे फैक्टर्स को ऑलमोस्ट इंक्लूड करेगा। Which one of the following compound has the smallest bond angle? Which one of the following compound has the smallest bond angle? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं मेरे पास SO2, H2O, H2S, NH3। ठीक है, अब सब अलग अलग ही दिख रहे हैं, तो मैं कैसे फैक्टर सोचना चालू करूँगा? देखते हैं। सबसे पहले ना मैं फैक्टर सोचूंगा हाइब्रिडाइजेशन का, या मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। हाइब्रिडाइजेशन यानी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। SO2 में सल्फर एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन में, वाटर में ऑक्सीजन इज sp3, H2S में भी इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अमोनिया के केस में अगर मुझे देखना होगा तो मैं यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज ही बोल दूंगा। ठीक है, नाउ sp2 sp3 sp3 नो डाउट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp2 में ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। SO2 को आप साइड में कर दीजिए, इसमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन सब के कंपेयर में अलग होगा। हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस मिल गया आपको। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ लोन पेयर का डिफरेंस देखना चालू करो। ये दोनों बातें सेम हो जाएंगी जब तब ये साइज ऑफ सेंट्रल एटम का डिफरेंस देखना चालू करना। वाटर, H2S, NH3 तीनों हाइब्रिडाइजेशन सेम है। वाटर के केस में ऑक्सीजन कंटेंट 2 लोन पेयर, सल्फर में H2S में सल्फर कंटेंट 2 लोन पेयर, अमोनिया में नाइट्रोजन कंटेंट 1 लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, बाकी सब में 2 है। लोन पेयर कम होगा, मैंने बताया था ना, सेम हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर कम है तो उसका एंगल ज़्यादा होगा। मतलब ये मैक्सिमम, ये नंबर 2 वाला हो गया। चलो अमोनिया भी साइड में कर दो। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। दोनों बातें इक्वल है, उनमें डिफरेंस किस बात का है? साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ऑक्सीजन और सल्फर के साइज में इफ़ यू कंपेयर तो साइज ऑफ सल्फर ज़्यादा है, यानी यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा। तो मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा H2S, उससे ज़्यादा होगा H2O में, उससे ज़्यादा होगा NH3 में, उससे ज़्यादा होगा SO2 में।
पूरे लेक्चर्स में मैंने आपको इन सब की वैल्यूज़ एक ना एक बार तो बोली ही है। SO2 में मैंने आपको वैल्यू बोला है 119 डिग्री के आसपास, अमोनिया में वैल्यू बोला 107 डिग्री, वाटर में वैल्यू बोला 104 डिग्री, और H2S में वैल्यू बोला है 92 डिग्री। यू रियलाइज दिस? सो इन दिस वे ये टाइप के क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व, एंड दिस आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड एंगल। ठीक है, और हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। Let us understand bond angle of NH3 and NF3. ठीक है, now this is your nitrogen atom number 1, hydrogen atom number 2, hydrogen atom number 3. This is nitrogen, fluorine atom 1, fluorine atom 2, fluorine atom 3. ठीक है, और ये लोन पेयर। ना अब ये सॉल्व कैसे करना है? अब दो तरीके। आप सोचेंगे कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर दूँ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर, और यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। तो आई विल सजेस्ट कि आप बेंट रूल से सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बेंट रूल ने क्या बोलता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, लेस होता है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है तो हियर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज लेस, बराबर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर। इफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज लेस तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन पे अगर बात करेंगे तो योर हाइड्रोजन इसके कंपेयर में तो काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो HNH बॉन्ड एंगल, ये जो एंगल है वो ज़्यादा है कंपेयर टू FNF बॉन्ड एंगल। ठीक है, नंबर 2, if I want to compare H2O with OF2, तो this is oxygen hydrogen atom number 2, oxygen fluorine atom, this is OF2 molecule, oxygen difluoride। अगेन हियर फ्लोरीन इज अटैच, बाकी सारी बातें तो सेम है, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बराबर। तो आप बेंट रूल अप्लाई करके देख लो। योर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, बराबर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर एंड परसेंटेज ऑफ पी एस कैरेक्टर इज लेस। इफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज लेस तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन तो डायरेक्ट है। तो H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा OF2 से। प्रैक्टिकली H2O का बॉन्ड एंगल इज़ 104 डिग्री एंड OF2 का बॉन्ड एंगल इज़ अराउंड 103 डिग्री, 1 डिग्री का ही डिक्रीज है। ठीक है, तो स्पेसिफिक केसेस के लिए आपको जो मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है। आपको फॉलो क्या करना है, साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम फॉलो करना है। कभी जब साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम अलग है और उसके नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन एक जैसे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन एक जैसे हैं, बराबर, और साइज ऑफ सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, तो आप ड्रैगो रूल अप्लाई करो इंस्टेड ऑफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे वो आपको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप ड्रैगोस रूल अप्लाई करके देखो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक पॉइंट और याद रखेंगे एंगल्स के केसेस में, BF3, BBr3, BCl3, बराबर। इन केस ऑफ बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन ब्रोमाइड, देयर बॉन्ड एंगल्स आर सेम 120 डिग्री, कोई चेंज नहीं है। BF3, BBr3, BCl3 में 120 डिग्री, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट मुझे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कंपेयर BF3SiH4, ऑर्डर बताना है मुझे, SiH4, NH3 एंड H2S। ठीक है, मैं कैसे सॉल्व करूँगा वो देखो। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लूँ। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3। चलो एक और मैं आपके लिए ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन केस ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, बराबर। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इन दिस sp हाइब्रिडाइज वाले का एंगल सबसे ज़्यादा होगा। कैसे, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस।
हियर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज मैक्सिमम, तो बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन में मुझे ये पता चल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एंगल ज़्यादा है BF3 के एंगल से। डेटा बताओ तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएंगे एकदम। अब मुझे कंपेयर किसको करना है, ये जो तीनों sp3 हैं। अब अगला डिफरेंस क्या देख लो आप, लोन पेयर का डिफरेंस देख लो। लोन पेयर का डिफरेंस है सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 4 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, देयर इज नो लोन पेयर। अमोनिया नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, H2S2 लोन पेयर 0 1 2, जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर याद करो ज़्यादा होगा उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल कम आएगा। जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर मिनिमम है बराबर sp3, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, स्टैंडर्ड टाइप तो ऐसा H4, फिर NH3, फिर H2S। क्लियर हुआ आपको बात, ठीक है। SiH4 का एक्चुअल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अमोनिया का एंगल है 10107 डिग्री के आसपास। H2S का एंगल है 92 डिग्री के आसपास, इट इज़ अराउंड 92। अगर मैं H2O भी दे देता इसमें, मान लो H2O भी दे देता तो H2S H2O एक जैसा हो जाता, बराबर। चलो मैं H2O भी इंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए। H2O, in case of H2O oxygen atom is sp3 hybridized, first you check hybridization, second you check lone pair, बराबर। और उसके बाद आप थर्ड क्या चेक कर रहे हैं, सेंट्रल एटम का डिफरेंस अगर मिल रहा है, सेंट्रल एटम का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, तो उससे सॉल्व करेंगे साइज से। अगर टर्मिनल एटम का डिफरेंस मिल रहा है तो बेंट रूल अप्लाई कर देंगे। तो इन H2S एंड H2O इफ आई कंपेयर, H2S एंड H2O इफ आई कंपेयर, तो क्या पता चलेगा बोलो। सल्फर का साइज बड़ा है, बराबर। एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बराबर। मतलब इफ़ यू कंपेयर H2O एंड H2S तो H2O ज़्यादा होगा, H2S उसके कम आएगा, थोड़ी देर पहले भी बताया था। 104 डिग्री एंड दिस इज 92 डिग्री, ठीक है, क्लियर हुआ बात मेरा ना। आफ्टर स्टडिंग बेंट रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, आपने रियलाइज़ किया रहेगा कि बेंट रूल में कहाँ कितनी जगह अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल में वापस आपको बोल देता हूँ, फर्स्ट यू चेक हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस मिल गया, आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया सबका, देन यू चेक लोन पेयर, लोन पेयर अलग अलग हो गए, चलो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। फिर भी नहीं मिला, देन व्हाट यू विल चेक, यू कैन चेक साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर अलग अलग है तो उससे आंसर मिल गया। मान लो साइज ऑफ सेंट्रल एटम एक ही है, बराबर, तो आप साइज ऑफ टर्मिनल एटम को भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसके बाद इन दोनों स्टेप के बाद यू कैन अप्लाई बेंट रूल ऑल्सो। जैसे मैंने आपको NH3 में बेंट रूल अप्लाई करके दिखाया है, H2O और OF2 के मॉलिक्यूल में आपको बेंट रूल अप्लाई करके दिखाया है, बराबर। आई कैन अप्लाई दैट रूल इन PF3 एज वेल एज PCl3 ऑल्सो। सी इन PCl, इफ यू कंपेयर फ्लोरीन विथ क्लोरीन, देन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन उसके कंपेयर में, बराबर, मोर परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर लेगा, मतलब लेस परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर लेगा। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कम होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पे उसका उल्टा होगा, इसके कंपेयर में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा। इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस यू कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, सो नाउ आफ्टर स्टडिंग बेंट रूल, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेंट रूल, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग अनदर रूल कॉल्ड ड्रैगोज रूल। अगला जो रूल है ना स्टूडेंट्स, उसका नाम है ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ड्रैगोज रूल इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत सेलेक्टेड कंपाउंड्स के ऊपर वैलिड होता है, बराबर। इट इज ड्रैगोज रूल इज वैलिड फॉर ग्रुप 15 एंड 16। ग्रुप 15 एंड 16 में भी सारे मेंबर्स के लिए नहीं, बराबर। इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट प्रेजेंट, it is applicable for element present below second period, present below second period, बराबर। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन,
ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, फर्स्ट पीरियड खाली है, सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बराबर। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ऑसे टेपो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये अदर एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। थर्ड कंडीशन एक और है इसमें कंडीशन, ये तो दो कंडीशन हुई, तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि ये रूल उन्हीं एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा विच फॉर्म दोज एलिमेंट विच फॉर्म बॉन्ड और यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड with atom having electronegativity less than 2.5। मतलब अगर ये सल्फर मान लो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस केस में ये ड्रैगो रूल नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ड्रैगोज रूल का प्रेजेंस होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। मैंने डिफरेंसेस नहीं बोले, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बोला। फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, बराबर। ये ड्रैगोज रूल की 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होगा। तो ड्रैगो ने बोला क्या फिर? ड्रैगो ने बोला कि अगर ये 3 कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इन सच केसेस इन such compound hybridization is not defined, in such compound hybridization is not defined, try to understand this, बराबर। ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ऐसे केसेस में प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं फॉर बॉन्डिंग, जो वीवीटी ने बताया था। उसने बोला इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसमें प्योर ऑर्बिटल डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। डेफिनेटली एग्जांपल विल बी फ्रॉम ग्रुप 15 एंड 16 ओनली, क्योंकि बाकी किसी के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है, बराबर। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या है? मतलब कि देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं होता। देर इज नो हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं आती, बराबर। उनके केसेस में नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल और यू से प्योर ऑर्बिटल, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग। तो अगर मैं ड्रैगोस रूल को स्टार्ट से लेकर एंड तक बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रूल, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 15 एंड 16, बराबर। ग्रुप 15 एंड 16 for those in group 15 and 16 for those elements which are present below second period and forms a covalent bond with atom having electronegativity less than 2.5. These are the 3 conditions. If all these 3 conditions are satisfied, then the compound which is formed, जो भी compound मेरा बन रहा होगा, will have no hybridization, उसमें कोई hybridization नहीं बोला जाएगा। और anyway hybridization is a theoretical concept, जरूरी नहीं कि सब के केसेस में आ ही जाए। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम ग्रुप 15 हाइड्राइड, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हाइड्राइड। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड आर अमोनिया NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. In case of ammonia molecule, bond angle is 107 degree, phosphine में it is around 93 degree, here it is 92 degree, here it is 91 degree, here it is 90 degree. So there is a sharp decrease in angle that you can see. अमोनिया मॉलिक्यूल जहाँ पे 107 डिग्री एंगल है उसे हम लोग बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी की केसेस में हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, या हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिफाइंड। एक प्रैक्टिकली तो यही चीज़ है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिफाइंड। हम थ्योरेटिकली कहीं पे लिख लें या फिर यूज़ कर ले, वो अलग बात हो गया, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंगल्स का भी मैं पॉइंट थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो एंगल्स क्यों स्पेसिफाई किए मैंने। ग्रुप नंबर 16 में H2O, H2S,
H2SC, H2S, H2SC, H2T is there. बराबर. In case of water, angle is around 104 degree. Here it is 92 degree, 91 degree, 90 degree. For water molecule, hybridization is sp3. In other molecule, there is no hybridization. आप बोलेंगे सर हम कैसे माने ड्रैगो का बात, तो ड्रैगो का एविडेंस ये मिला कि इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल एंगल इज 107 डिग्री, बट इन केस ऑफ फॉस्फीन एंगल इज 93 डिग्री. बराबर. अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 25 के आसपास आता है, आई मीन टू से फ्रैक्शन ऑफ s इज अप्रॉक्स 0.25, तो cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 के फॉर्मूले अगर मैं पुट करूं तो थीटा का वैल्यू शुड कम अराउंड 109 डिग्री. चलो 109 नहीं, 108, 107, 106, 105, 4 तो आए, बट दैट वैल्यू कम्स 93 डिग्री. तो ये भी उसके एक पॉइंट का एविडेंस हो गया कि यहाँ पे तो sp3d ऐसा हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है. ये एंगल तो कहाँ से आया है, हाइब्रिडेशन के एंगल से आया है ना. यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए उसका एंगल अलग है. हियर इन फॉस्फीन मॉलिक्यूल pure orbitals are present, whereas in ammonia molecule hybrid orbitals are present. Now if I see ammonia na, तो in case of ammonia nitrogen is your central element whose atomic number is 7, that is 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7. It excites, this is 2s2, this is 2p3. बराबर. 1 2 and this is 3. क्लियर. तो ये कंबाइन हो रहे हैं sp3 बराबर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब व्हाट आई वांट टू से कि हियर ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल. बराबर. Whereas in case of PS3 if you see, तो PS3 में ना आउटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3s2 3p3. तो ये ऑर्बिटल में कोई हाइब्रिडेशन नहीं है, नॉर्मल ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल है. दिस इज योर प्योर ऑर्बिटल. बराबर. ये आपका प्योर ऑर्बिटल है. ये आपके ये सब प्योर ऑर्बिटल्स है. इसका एक और एविडेंस है. इफ़ यू सी बेसिक नेचर ऑफ दीज अमोनिया मॉलिक्यूल एंड फॉस्फीन मॉलिक्यूल, तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर, बट फॉस्फीन इज अ वेरी वीक बेस. वीक बेस भी नहीं, मैंने वर्ड यूज किया वेरी वीक बेस, मतलब ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल. ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल. तो उसका रीज़न ऐसा है कि ये जो बेसिसिटी होती है ना, वो हम बोलते हैं लोन पेयर के ऊपर. कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसे बेसिक इन नेचर बोला जाएगा. लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो बेसिक इन नेचर है. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर इजीली डोनेट करता है, बट ये प्योर ऑर्बिटल है, प्योर एस ऑर्बिटल है. ये प्योर एस ऑर्बिटल इजीली डोनेट नहीं हो पाता. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ड्रैगो के रूल को ना बोलते कि एविडेंस की तरह काम करते हैं. और ड्रैगो ने इन जिसके बारे में ये बातें बोली ना, उन सब में ऐसे ही है. इवन इन H2S, अगर ये H2S में हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, तो सल्फर जो सल्फर एटम है sp3 जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसका फ्रैक्शन ऑफ s जो है वो 0.25 है, और वो थीटा का वैल्यू शुड बी अराउंड 108 डिग्री, 109, 107, 6, 5, 4, चलो 100 मान लिया. यहाँ पे तो एंगल 92 आ रहा है. तो दिस आर द सर्टन एविडेंसेस जो ड्रैगो के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए, ड्रैगो के रूल के लिए. बराबर. तो ड्रैगो ने क्लियरली इनके लिए बोला कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं किया जाता एक्चुअली. जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया तभी भी काम हो जाएगा. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ अ न्यू पार्ट. ठीक है. यहाँ तक के MCQs प्रॉपरली सॉल्व करने हैं, स्पेशली बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है. चलो तब तक बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.